India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाय तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर करने की सीबीआई की मांग के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यासिन मलिक वर्चुअली ही जम्मू की अदालत में पेश होंगे। जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना कि सुरक्षा के लिहाज से यासिन को जम्मू कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। मामले पर सुनवाई के दौरान यासिन मलिक ने खुद अपनी दलील देते हुए कहा कि उनके खिलाफ गलत बयान दिया गया है कि वो आतंकवादी हैं। मलिक ने कहा, तुषार मेहता के बयान ने मेरे खिलाफ एक कहानी गढ़ी है, मैं आतंकवादी नहीं हूं। जस्टिस ओक ने कहा कि हम यह तय नहीं कर रहे हैं कि आप आतंकवादी हैं या नहीं, हम उस संदर्भ में दिए गए सीबीआई के बयानों पर कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जम्मू में सत्र न्यायाधीश की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पर विचार करने का निर्देश दिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद से जुड़े शाही ईदगाह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एएसआई संरक्षित होने के आधार पर इस मामले की सुनवाई में केंद्र और एएसआई को पक्षकार बनाने के हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े लंबित मामलों के साथ 8 अप्रैल को होने वाले सुनवाई के साथ इस मामले पर भी सुनवाई होगी। दरअसल हिंदू पक्ष को यह जानकारी हुई कि शाही ईदगाह को 1920 में एएसआई व संरक्षित है। इसके बाद ही हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट से इस मामले में केंद्र और एएसआई को पक्षकार बनाने की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हो चुका है। इस विवाद में तकरीबन 13 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। इस जमीन पर करीब 11 एकड़ में मंदिर है और 2 एकड़ से ऊपर में मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1669 और 70 में कराया था। विवाद में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी। हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। जहां शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार रखा है।
हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और श्री मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह विवाद है, जहां लंबित मामलों के साथ 8 अप्रैल को अब सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा 2016 में की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकारी रोजगार में नियुक्तियों की चुनौतियों से निपटने के दौरान न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते समय पालन किए जाने वाले 4 मुख्य सिद्धांतों पर गौर किया कि क्या अनियमितताओं से भरे होने पर पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अगर गहन जांच से प्रक्रिया में धोखाधड़ी का संकेत मिलता है तो संपूर्ण परीक्षा परिणाम रद्द किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, जब गहन तथ्यात्मक जांच से प्रणालीगत अनियमितताएं जैसे कि अव्यवस्था या धोखाधड़ी सामने आती है तो पूरी चयन प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है, तो परिणाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि जब संभव हो तो निष्पक्षता और समानता के अनुरूप दागी और बेदाग उम्मीदवारों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। उस सिद्धांत पर पहुंचने में इसने मुख्य रूप से सचिन कुमार और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया। यह भी माना गया कि पूरे परिणाम को रद्द करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति अनुचित रूप से पीड़ित न हो। पश्चिम बंगाल एसएससी नियुक्तियों के वर्तमान मामले में पीठ ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को मंजूरी दी कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी और सुधार से परे दागी थी। न्यायालय ने नियुक्तियों को सामूहिक रूप से रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि अधिग्रहित भूमि के लिए उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे का निर्धारण करते समय उच्चतम वास्तविक बिक्री उदाहरण पर विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस गवाई और जस्टिस विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत 2008 में हरियाणा के धारूहेड़ा गांव में अधिग्रहित भूमि के लिए डी एस्केलेशन के सिद्धांत को लागू करते हुए मुआवजे के लिए 55,71,000 रुपए से बढ़ाकर 1,18,00,000 प्रति एकड़ कर दिया। न्यायालय ने तुलनात्मक उच्च मूल्य वाले लेन देन को अनदेखा करते हुए कम मूल्य वाले उदाहरणों पर चुनिंदा रूप से भरोसा करने के हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने निकटता और गैर कृषि उपयोग की संभावना के साक्ष्य को नजरअंदाज करके गलती की है, क्योंकि अधिग्रहित भूमि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों से घिरे एक नियंत्रित शहरी क्षेत्र में है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मुआवजा निर्धारित करते समय अधिग्रहित भूमि की विकसित क्षेत्र से निकटता और गैर कृषि उपयोगिता जैसे महत्वपूर्ण कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या धारूहेड़ा गांव में 2008 की अधिसूचनाओं के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए दिए गए मुआवजे को बेस्को लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य के मामले में आसपास के गांवों में 2010 की अधिसूचनाओं के तहत मूल्य से निर्धारित मूल्य से जोड़ा जा सकता है, जहां न्यायालय ने भूमि खोने वालों की अपील को स्वीकार कर लिया और मुआवजे को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। इसके अलावा बेस्को के मामले में न्यायालय ने मानकीकृत दर से रूप में
12% की वृद्धि या घटाव दर तय की है। न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और अधिग्रहित भूमि की उपयोगिता को नजरअंदाज करने और बेस्को लिमिटेड के मामले में निर्धारित मूल्य के साथ समन्वय करने में विफलता के लिए हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में बीआरएस विधायकों के दल बदल और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा परिणामी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी से संबंधित मामले में आदेश सुरक्षित रखा है। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की पीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। सिंघवी ने तर्क दिया कि केशव मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा को छोड़कर कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर अध्यक्ष के निर्णय के लिए समय सीमा तय की गई हो। उन्होंने आग्रह किया कि वह भी वर्तमान मामले से अलग है, जबकि राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य लागू नहीं है। सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रमुख सचिव में पारित आदेश ऐसे आदेश थे जिन्हें वर्तमान मामले जैसे मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जा सकता। जब न्यायमूर्ति गवई ने उनसे पूछा कि उनकी समझ में उचित अवधि क्या होगी, तो शुरू में कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हालांकि जब न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि एक वकील का पहला कर्तव्य न्यायालय के प्रति है जो कुछ हद तक निष्पक्षता की अपेक्षा करता है, तो सिंघवी ने अंततः स्वीकार किया और न्यायालय के अधिकारी के रूप में उत्तर दिया कि 6 महीना एक उचित अवधि होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान मामला वर्तमान चरण में अध्यक्ष के विवेक को शॉर्ट सर्किट करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। इस बात को दोहराते हुए कि हाईकोर्ट की एकल पीठ का आदेश सही था और खंडपीठ को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, न्यायाधीश ने कहा, अगर आपने एकल न्यायाधीश के न्यायोचित आदेश को स्वीकार कर लिया होता तो खंडपीठ के लिए ऐसा अन्यायपूर्ण आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं था जिसके लिए हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती। अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के पहलू पर न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की। अयोग्यता के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदन को क्या हमें उसे अपनी स्वाभाविक मृत्यु की अनुमति देनी चाहिए और 10वीं अनुसूची को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? उन्होंने कहा, मैं सहमत हूं कि मुख्यमंत्री के बयानों को अध्यक्ष के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन चूंकि अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा, निष्क्रियता के साथ मुझे उचित आशंका है। मैं मामले पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा का अनुरोध कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए हर साल केवल 3-4 महीने के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने पटाखा निर्माताओं के द्वारा उठाए गए तर्कों को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा, वायु प्रदूषण का स्तर काफी लंबे समय तक चिंताजनक बना रहा, क्योंकि हर कोई अपने घर या कार्यस्थल पर एयर प्यूरिफायर नहीं लगवा सकता। आबादी का एक वर्ग सड़कों पर काम करता है और वे इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। खंडपीठ ने कहा कि प्रतिबंध को कुछ महीनों तक सीमित रखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पटाखे पूरे साल बिकेंगे और प्रतिबंध अवधि के दौरान उनका भंडारण और उपयोग किया जा सकेगा। आम आदमी पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की कल्पना की जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि हर कोई अपने कार्यस्थल पर प्यूरिफायर नहीं लगवा सकता। ग्रीन पटाखों के संबंध में न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उनका उत्सर्जन पारंपरिक पटाखों की तुलना में केवल 30% कम है। न्यायालय ने कहा कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि तथाकथित ग्रीन पटाखों से होने वाला प्रदूषण कम है, तब तक उन्हें छूट देने का कोई सवाल नहीं है। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत पटाखा व्यापारियों का दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें
कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त रहे। न्यायालय एमसी मेहता मामले के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण प्रबंधन की निगरानी कर रहा है, जिसमें पटाखों पर प्रतिबंध, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाना, वाहनों से प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जो केंद्र सरकार के 2 आदेशों और जनवरी 2022 को चुनौती देती है। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने एनजीओ वन शक्ति और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें इन सरकारी कार्यालय ज्ञापनों को चुनौती दी गई थी। इन आदेशों के में मानक संचालन प्रक्रिया प्रदान की गई थी, जिसके तहत उन परियोजनाओं को संभालने की प्रक्रिया तय की गई थी। इन आदेशों ने उन खनन परियोजनाओं को पश्चात स्वीकृति देने की अनुमति दी थी जो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना शुरू हो गए थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भारत सरकार की ओर से दायर जवाबी हलफनामे की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि 7 जुलाई 2021 का कार्यालय ज्ञापन उन परियोजनाओं से निपटने का एक तंत्र है जो बिना उचित स्वीकृति के शुरू हो गई थी और EIA का उल्लंघन कर रही थी। वन शक्ति ने तर्क दिया है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA अधिसूचना 2006 स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करती है कि किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले उससे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। हलफनामे में बताया गया कि यह समय सीमा 13 सितंबर 2017 को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद 7 जुलाई 2021 का कार्यालय ज्ञापन उन उल्लंघन मामलों को संभालने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि अगर इन परियोजनाओं को अपने अस्तित्व को वैध करने का अवसर नहीं दिया जाता तो उन्हें ध्वस्त कर हटाना पड़ता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि इसके उपाय पर्यावरण अधिनियम 1986 के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.